पूछताछ के बाद सीबीआई दफ्तर से मनीष सिसोदिया जैसे ही बाहर निकले, उम्मीद के मुताबिक उन्होंने सीबीआई पर गंभीर आरोप लगा दिए। सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई के दफ्तर में उन पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव डाला गया। सिसोदिया के इस बयान के बाद सीबीआई ने जवाब भी दिया और कहा कि वो इन आरोपों की जांच करेगी। सीबीआई ने कड़े शब्दों में सिसोदिया के आरोपों का खंडन किया। सीबीआई द्वारा कहा गया कि कानून के तहत एफआईआर में लगाए गए आरोपों और जांच में जुटाए गए सबूतों के आधार पर मनीष सिसोदिया से पूछताछ की गई। उनसे पेशेवर और कानूनी तरीके से पूछताछ की गई। मनीष सिसोदिया ने ऐसे आरोप पहली बार नहीं लगाए। इसके पहले भी वे कई मौकों पर कह चुके हैं कि बीजेपी उन पर आम आदमी पार्टी छोड़ने का दबाव बना रही है। हद तो तब हो गई जब सिसोदिया ने अपने पास बीजेपी नेताओं के स्टिंग होने का दावा किया था, लेकिन आज तक सिसोदिया ने कोई सबूत पेश नहीं किया और अब उन्होंने सीधा सीधा सीबीआई पर आरोप लगा दिए। लेकिन जिस तरह से सीबीआई ने पलटवार किया उससे साफ है कि सीबीआई मामले की जांच करेगी और सिसोदिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेगी। मतलब ये कि पहले से ही शराब घोटाले में फंसे मनीष सिसोदिया एक नए मामले में फंस गए हैं। सीबीआई ने भले ही सिसोदिया से 9 घंटे तक पूछताछ की हो, लेकिन लगता नहीं कि उन्होंने किसी सवाल का सही से जवाब दिया होगा। इसलिए माना जा रहा है कि आज नहीं तो कल वह दिन भी आएगा जब सीबीआई मनीष सिसोदिया को सत्येंद्र जैन की तरह सलाखों के पीछे पहुंचा देगी, जिसे बहुत खलाकी से बचाने की कोशिश मनीष सिसोदिया ने अपने फर्जी कहानी में की। इसके पहले सिसोदिया ने कहा आबकारी घोटाला मामले को लेकर उनके खिलाफ केस ऑपरेशन लोटस को सफल बनाने के लिए दर्ज कराया गया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने मीडिया के सामने अपने पूरे बयान में कहा कि आज मुझको 9 घंटे तक सीबीआई हेडक्वार्टर में बुलाया गया और मसला तो यही था कि एक्साइज पॉलिसी में सो कॉल्ड जो घोटाला हुआ उसके बारे में पूछताछ होनी है, जिसके बारे में बीजेपी बार बार कहती है। 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ दिल्ली में, लेकिन आज मैंने सीबीआई में जाके देखा, मैंने देखा कि कोई घोटाला तो वहाँ है ही नहीं। घोटाले का तो कुछ मामला ही नहीं है, सारा केस ही फर्जी है। सिसोदिया ने आगे कहा, आज मुझे समझ में आया कि इन्होंने सीबीआई में केस किसी घोटाले की जांच के लिए नहीं कर रखा, वो दिल्ली में एक्चुअली ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए किया हुआ है। साइड में मुझ पर दबाव बनाया गया कि आप आम आदमी पार्टी छोड़ दो। मैंने कहा कि इस केस में तो कुछ है ही नहीं, ये तो खत्म हो जाएंगे। तो मुझे कहा गया कि सत्येंद्र जैन के पास कौन से केस हैं, सत्येंद्र जैन के ऊपर कौन से सच्चे केस हैं, वो भी चल रहे हैं। 6 महीने वो जेल में रह सकते हैं तो 6 महीने आप भी जेल में रह सकते हो। मनीष सिसोदिया की ओर से लगाए गए आरोपों को सीबीआई ने सिरे से खारिज किया। सीबीआई ने कहा कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस के संबंध में मनीष सिसोदिया से सीबीआई ने पूछताछ की। एफआईआर में लगाए गए आरोपों और अब तक मामले की जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों के आधार पर उनसे सख्ती से पूछताछ की गई। कुछ मीडिया सेक्शंस ने एक वीडियो दिखाया जिसमें सीबीआई कार्यालय से निकलने के बाद मनीष सिसोदिया ने कैमरे पर कहा उनके सीबीआई पूछताछ के दौरान उन्हें उनकी राजनीतिक पार्टी छोड़ने के लिए धमकाया गया और या कुछ इस तरह के आक्षेप लगाए गए। सीबीआई इन आरोपों का कठोरता से खंडन करती है। सत्येंद्र जैन को जब भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया तब अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि जैन को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। अब मनीष सिसोदिया कमीशन खाकर ठेका बांटने के मामले में फंसे हैं। सिसोदिया पर सरकारी खजाने का 144 करोड़ रुपया अपने यार दोस्तों के बीच बांटने का आरोप भी है। सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही है तो अरविंद केजरीवाल कभी उन्हें महाराणा प्रताप, कभी महात्मा गांधी तो कभी भगत सिंह बता रहे हैं। पार्टी का रंग सफेद से बसंती करने भर से कोई भगत सिंह नहीं बन जाता, न बसंती टोपी पहनने, पगड़ी बांधने और पटका डालने से। ये बात तो अरविंद केजरीवाल भी बेहतर जानते होंगे, लेकिन केजरीवाल की सत्ता की भूख है और इसी भूख को मिटाने के लिए अपने भ्रष्टाचारी नेताओं की तुलना वे शहीदों से करते हैं। मनीष सिसोदिया शराब घोटाला में फंसे हुए हैं। इस घोटाले से जुड़ी हुई पूछताछ के लिए सीबीआई ने उन्हें पेश होने के लिए कहा। इस पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर अरविंद केजरीवाल समेत पार्टी के अन्य नेताओं ने सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की तुलना भगत सिंह से कर डाली। इस तुलना को लेकर भगत सिंह के परिवार ने केजरीवाल से बयान वापस लेने के साथ ही माफी मांगने की भी बात कही। बीजेपी ने भी इस बयान पर केजरीवाल से माफी की मांग की है। अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर भगत सिंह के पारिवारिक सदस्य हरभजन एस दत्त ने कहा कि केजरीवाल का यह बयान न केवल भगत सिंह बल्कि सभी क्रांतिकारियों का अपमान है। वह सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की तुलना भगत सिंह से कैसे कर सकते हैं।
उन्होंने आगे कहा कि भगत सिंह का जो मिशन था वो राजनीतिक खेल नहीं था, बल्कि देश की जनता के लिए था। राजनीतिक खेल वाला आदमी कभी फांसी पर नहीं चढ़ सकता। भगत सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत के सिस्टम के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। ये लोग सिस्टम के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे, बल्कि सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। केजरीवाल को अपने इस बयान को वापस लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल के इस बयान पर कहा, पहले केजरीवाल ने कहा था कि सत्येंद्र जैन को भारत रत्न दिया जाना चाहिए और अब वे सिसोदिया की तुलना भगत सिंह से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को भगत सिंह की तुलना दिल्ली में शराब के ठेके बांटने वाले व्यक्ति से करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। संबित पात्रा ने कहा कि ऐसा लगता है कि एक नया चलन शुरू हो गया है। पूछताछ से पहले नेता सत्याग्रह के नाम पर राजघाट जाते हैं। भ्रष्टाचार और सत्याग्रह के बीच कोई संबंध नहीं है। ये भगत सिंह और महात्मा गांधी का स्पष्ट अपमान है। दिल्ली की नई आबकारी नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार पर 144 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। इसमें सीबीआई ने मनीष सिसोदिया समेत 14 अन्य लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। इस एफआईआर में सिसोदिया आरोपित नंबर 1 है। इस बड़े घोटाले की जांच में सीबीआई ने गत 18 अगस्त को मनीष सिसोदिया के घर समेत 31 जगहों पर छापेमारी की थी। इसके बाद ईडी ने 7 अक्टूबर को दिल्ली समेत हैदराबाद और पंजाब में 35 ठिकानों पर छापेमारी की थी। यही नहीं, हाल ही में ईडी ने 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। शराब घोटाला मामले में ये पूरी कार्रवाई मुख्य सचिव की उस रिपोर्ट के आधार पर हो रही है, जिसमें ये आरोप लगाया गया था कि दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी में बड़ी हेराफेरी की गई है। ये रिपोर्ट करीब 2 महीने पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपी गई थी। अरविंद केजरीवाल भाजपा के गढ़ गुजरात में हवाई किला बना रहे हैं और इधर दिल्ली में मनीष सिसोदिया से सीबीआई ने पूछताछ कर डाली। और जैसी खबर है कि सीबीआई अब मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है, क्योंकि उसके हाथ कुछ पुख्ता सबूत लग चुके हैं। लेकिन इतना सब कुछ कम था कि दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक बार फिर से अपना हंटर चलाया है और आम आदमी पार्टी सरकार की मुश्किलें बढ़ गईं। एलजी ने एक बार फिर से डीडीसी के वाइस चेयरमैन जैस्मिन शाह को कारण बताओ नोटिस जारी किया। जैस्मिन शाह ने ये नोटिस उनका वाइस चेयरमैन रहते हुए आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता बने रहना, वाइस चेयरमैन ऑफिस का पॉलिटिकल गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करना और सरकारी सेवा शर्तों का उल्लंघन करने को लेकर जारी किया गया है। इसके बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और एलजी के बीच तकरार एक बार फिर बढ़ सकती है। उपराज्यपाल दफ्तर से जारी कारण बताओ नोटिस पर डीडीसी उपाध्यक्ष जैस्मिन शाह ने कहा कि मिनिस्टर रैंक का डीडीसी उपाध्यक्ष का पद दिल्ली कैबिनेट द्वारा बनाया गया है, वो उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। नियमों के मुताबिक डीडीसी उपाध्यक्ष को हटाने का अधिकार सिर्फ मुख्यमंत्री के पास है। अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर एलजी ने नोटिस जारी किया। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा की शिकायत पर एलजी ने शाह के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। जांच की रिपोर्ट मुख्य सचिव ने एलजी को सौंपी थी, जिसमें शाह की कार्यशैली को सरकारी सेवा शर्तों का उल्लंघन पाया गया। जैस्मिन शाह को 1 हफ्ते के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कहा था कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। आरोप लगाने वाले आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और जैस्मिन शाह पर एलजी कार्रवाई करेंगे। इससे पहले शराब घोटाला मामले में बुरी तरह से घिरे मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने पूछताछ के लिए समन जारी किया था। सीबीआई ने उनसे करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी। इसके बाद सिसोदिया ने जांच एजेंसीज पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा था कि सीबीआई ने उन पर आम आदमी पार्टी को छोड़ने का दबाव बनाया। बहरहाल एलजी के आदेश के बाद अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। जनता की भलाई के लिए अगर कोई चैलेंज मिले तो दिग्गज लोग उसे खुशी से स्वीकार कर उस चैलेंज को जीतने के लिए जी जान लगा देते हैं और यही बात उन्हें बड़ा और किसी क्षेत्र का दिग्गज बनाती है। कुछ ऐसा ही किया है राजनीति के क्षेत्र में दिग्गज बन चुके उज्जैन से बीजेपी के सांसद अनिल फिरोजिया ने। उन्हें मोदी सरकार में मंत्री नितिन गडकरी ने एक चैलेंज दिया था और अनिल फिरोजिया ने न सिर्फ उस चैलेंज को स्वीकार किया बल्कि उसे जीतकर अपने क्षेत्र की जनता को 2300 करोड़ रुपए के विकास कार्य दिलवा दिए। दरअसल फिरोजिया ने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की चुनौती को स्वीकार करते हुए अपना 32 किलो वजन कम किया।
इस साल फरवरी में गडकरी ने उन्हें वजन घटाने की चुनौती दी थी। उनसे ये कहा था कि 1 किलो वजन कम करने पर आपके क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 1000 करोड़ रुपए मिलेंगे। जब फिरोजिया को ये चुनौती दी गई थी तब वे 130 किलो के थे। अब उनका वजन 98 किलो है। वहीं वजन घटाने के लिए उन्होंने क्या क्या किया, इसके बारे में भी बताया है। अनिल फिरोजिया फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़कर खुद की सेहत को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया आंदोलन की शुरुआत की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंच पर मुझसे कहा था कि मुझे उज्जैन के विकास कार्यों के लिए प्रति किलो वजन घटाने पर 1000 करोड़ रुपए मिलेंगे। मैंने इसे चुनौती की तरह लिया और अब तक 32 किलो वजन घटा लिया है। फिरोजिया ने आगे कहा कि मैं सुबह 5:30 बजे जग जाता हूँ, मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ, दौड़ लगाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, योग में शामिल होता हूँ। मैं आयुर्वेदिक डाइट चार्ट फॉलो करता हूँ और हल्का नाश्ता लेता हूँ। लंच और डिनर में सलाद, हरी सब्जियां, मिक्स अनाज की रोटी एक ही शामिल होती है। कभी कभार गाजर का सूप और ड्राई फ्रूट्स भी खा लेता हूँ। भाजपा सांसद ने बताया कि उन्होंने वजन घटाने के बाद 14 अक्टूबर 2022 को नितिन गडकरी से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री उनके वजन घटाने की बात से बहुत खुश हुए। वादे के मुताबिक उन्होंने उज्जैन के लिए 2300 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दे दी है। गडकरी की चुनौती मिलने के 3 महीने के भीतर ही फिरोजिया ने 12 किलो और 7 महीने में 32 किलो वजन कम किया। फिरोजिया ने बताया कि वजन घटाने में उनकी पत्नी और बेटी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने न केवल उनकी डाइट का ख्याल रखा बल्कि उन्हें लगातार वर्कआउट के लिए भी प्रेरित किया। फिरोजिया ने कहा कि मैं पहले इतना मोटा नहीं था, राजनीति के चक्कर में खान पान का सिस्टम गड़बड़ा गया। इसके चलते मैं अपने शरीर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाया। विधायक रहते देर रात खाना खाकर सो जाता था। वजन बढ़कर 130 किलो हो गया। इस दौरान जब नितिन गडकरी से चैलेंज मिला और क्षेत्र के विकास की बात आई तो मैंने वजन कम करने का प्रण ले लिया। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जब तक सत्ता हाथ में रहती है, दुश्मन भी दोस्त बने रहते हैं और सत्ता हाथ से जाते ही दोस्त भी दोस्त नहीं रहते। राजनीति का शायद यही असल मकाम है। महाराष्ट्र की राजनीति में इसे बखूबी देखा जा सकता है। सत्ता जाते ही महाविकास अघाड़ी गठबंधन टूट की कगार पर है और एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। हाल ही के कई घटनाक्रमों ने महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल पार्टियां एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव गुट की शिवसेना के बीच बढ़ती खाई को उजागर किया है। ताजा मामले में भाजपा ने अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार को वापस क्या लिया। कांग्रेस सीधे शरद पवार और उनकी पार्टी एनसीपी पर ही फट पड़ी। कांग्रेस ने ये आरोप लगाया कि शरद पवार की भाजपा के साथ डील है। यही नहीं, कांग्रेस इसे क्रिकेट से जोड़कर भी देख रही है, बीसीसीआई से कनेक्शन मान रही है। मतलब इस पूरे खेल में सौरभ गांगुली का बीसीसीआई से इस्तीफा देना और उसके बाद चुनाव होने का भी कहीं न कहीं कोई लिंक है। दरअसल मनसे प्रमुख राज ठाकरे और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के अनुरोध के बाद भाजपा ने अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार को वापस लेने का फैसला किया, जिसके बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए इस सीट पर जीत की राह आसान हुई। इस घटनाक्रम को महाराष्ट्र कांग्रेस ने अप्रत्याशित करार दिया है। पीसीसी चीफ नाना पटोले का आरोप है कि शरद पवार का भाजपा को सलाह देना एक डील है। महाराष्ट्र कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शरद पवार ने भाजपा से अपने उम्मीदवार को वापस लेने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उनकी भाजपा के साथ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई में कोषाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर डील हुई है। नाना पटोले ने कहा कि एनसीपी प्रमुख ने मुंबई क्रिकेट संघ और भाजपा अध्यक्ष आशीष शेलार के साथ हाथ मिलाया था। शेलार पवार पैनल की मदद से बीसीसीआई कोषाध्यक्ष के पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल एमसीए के चुनाव हो रहे हैं जहां पैसों का खेल चल रहा है। दोनों नेता राज ठाकरे और शरद पवार ने भाजपा से अपना उम्मीदवार वापस लेने को कहा। इससे पहले 3 उपचुनाव हुए थे और भाजपा पीछे नहीं हटी थी, लेकिन अचानक इन दोनों नेताओं ने मांग की और भाजपा चुनाव से पीछे हट गई। ये कैसे हुआ? नाना पटोले ने दावा किया क्योंकि भाजपा अंधेरी पूर्व में एक कठिन चुनाव का सामना कर रही थी, इसलिए पवार और राज ठाकरे ने भगवा पार्टी को चुनाव से हटने का बहाना दिया। वहीं एनसीपी नेता महेश तापसे ने पलटवार करते हुए कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि अंधेरी ईस्ट उपचुनाव का हमारी पार्टी प्रमुख के एमसीए और बीसीसीआई चुनाव में शामिल होने के बीच संबंध कैसे हो सकता है।
वहीं मजे की बात यह है कि पटोले की टिप्पणियों के कुछ घंटे बाद ही इससे उलट बाला साहेब थोराट और अशोक चौहान के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने शरद पवार से मुलाकात की और उनसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भाग लेने का अनुरोध किया। माना जा रहा है कि नवंबर में यात्रा के महाराष्ट्र पहुंचने की उम्मीद है। मतलब ये कि कांग्रेस के अंदर भी किसी मुद्दे पर नेता एकमत नहीं है। बहरहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है और शब्दों के बाण एक दूसरे पर छोड़े जा रहे हैं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। सचिन पायलट को सीएम बनने से रोकने के लिए 91 विधायकों के इस्तीफे का जो ड्रामा अशोक गहलोत ने रचा था, वही खेल गहलोत और सीपी जोशी के गले की फांस बन गया है। अशोक गहलोत की कुर्सी पर अभी भी पायलट का खतरा है और सीपी जोशी के सीएम बनने के कोई संकेत नहीं है। इसलिए 3 सप्ताह बीत जाने के बावजूद सीपी जोशी न तो इस्तीफे को स्वीकार कर रहे हैं और न अस्वीकार। लेकिन अब बीजेपी ने सीपी जोशी के पद पर फैसला करने का दबाव डालना शुरू कर दिया है। बीजेपी के नेताओं ने सीपी जोशी से मिलकर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। विपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया के नेतृत्व में स्पीकर सीपी जोशी से मिलकर विधायकों के इस्तीफे के बारे में तत्काल फैसला लेने की मांग की गई। कांग्रेस के 91 विधायकों के ये इस्तीफे स्पीकर के लिए भी सरदर्द ही बने हुए हैं। स्पीकर जोशी न तो इन्हें स्वीकार कर रहे हैं और न ही अस्वीकार कर पा रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि 3 सप्ताह पहले विधायकों ने इस्तीफे दिए थे, लेकिन अभी तक स्पीकर इस बारे में कोई फैसला नहीं कर पाए हैं, जबकि नियमों के तहत इस्तीफे स्वीकार करने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि स्पीकर सीपी जोशी को इस बारे में तत्काल फैसला लेना चाहिए। कटारिया ने कहा कि जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस उहापोह की स्थिति को खत्म कराएं। इसलिए हम स्पीकर से ये सच्चाई जानना चाहते हैं कि आखिर वे इस्तीफे को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं। यदि उन्हें इस्तीफे स्वीकार करने में कोई दिक्कत है तो इसे अस्वीकार करें, लेकिन इस बारे में स्थिति तत्काल स्पष्ट होनी चाहिए। ज्ञापन देने से पहले बीजेपी नेता बीजेपी कार्यालय में जुटे। उसके बाद वे स्पीकर से मिलने उनके निवास पर गए और उनसे मुलाकात की। इस दौरान गुलाब चंद कटारिया समेत प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ तथा कई विधायक मौजूद रहे। पिछले दिनों बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने भी गहलोत सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने कहा कि जिन विधायकों ने इस्तीफे दिए हैं, पहले स्पीकर को उनकी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक ओर तो सरकार शुद्ध के खिलाफ युद्ध चला रही है और दूसरी ओर सरकार खुद मिलावट की है। पहले स्पीकर सीपी जोशी को स्पष्ट करना चाहिए कि इस्तीफे देने वाले विधायक पद पर बने रहेंगे या नहीं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त योजना जारी हुई और 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 2000 रुपए ट्रांसफर किए गए। उसके ठीक अगले दिन ही 6 फसलों पर मोदी सरकार ने उसके एमएसपी में बढ़ोतरी कर दी। अब राकेश टिकैत से लेकर सत्यपाल मलिक तक अपनी छाती पीट रहे होंगे। मोदी सरकार ने अपने एक ही दांव से उनकी भविष्य की राजनीति पर फुल स्टॉप लगा दिया। दरअसल मोदी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और उनकी बेहतरी के लिए जितने कदम उठाए, उतने शायद इससे पहले किसी सरकार ने भी नहीं उठाए होंगे। लेकिन उसके बाद इस सरकार के खिलाफ सबसे ज्यादा किसान आंदोलन हुए। कथित किसान नेता राकेश टिकैत से लेकर कई किसान संगठनों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। यहाँ तक कि पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक भी मोदी सरकार को किसानों के मुद्दे पर घेरते रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी ने अब अपने एक ही वार से सभी आंदोलन जीवियों को चित्त कर दिया है। मोदी सरकार ने 6 फसलों के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी की है। इसके बाद अब राकेश टिकैत जैसे कथित किसान नेताओं की राजनीति का भी बट्टा बैठना तय है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यूपी के अलीगढ़ में एमएसपी को लेकर फिर से आंदोलन करने की धमकी दी थी। लेकिन अफसोस कि उनकी चालाकियों के अंजाम तक पहुंचने से पहले ही मोदी के दांव ने उन्हें चित कर दिया। यही नहीं, कुछ ही दिनों पहले मोदी सरकार ने खरीफ की फसलों की एमएसपी जारी करके किसानों को बड़ी राहत प्रदान की थी। और अब इस कड़ी में एक बार फिर केंद्रीय कैबिनेट बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने रबी सीजन की 6 फसलों के लिए नए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी कर दी। रबी सीजन की प्रमुख फसलें गेहूं, चना, मसूर, सरसों आदि के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 3 से 9% की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने रबी फसलों की एमएसपी को लेकर बताया कि गेहूं, जौ, चना,
मसूर, सरसों और सूरजमुखी के नए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गेहूं की एमएसपी 110 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दी है, जिसके बाद अब रबी सीजन 2023-24 के लिए गेहूं की खरीद नई एमएसपी 2125 रुपए प्रति क्विंटल पर की जाएगी। वहीं जौ की पुरानी एमएसपी 1635 रुपए थी, जिसमें 100 रुपए की बढ़त कर दी गई है और अब रबी मार्केटिंग सीजन 2023-24 के तहत जौ की खरीद 1735 रुपए प्रति क्विंटल पर की जाएगी। चने की पुरानी एमएसपी 5230 रुपए की थी, जिसमें 105 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है और अब चने की नई एमएसपी 5335 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। मसूर की पुरानी एमएसपी 5500 रुपए प्रति क्विंटल थी, इसमें 500 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़त दर्ज की गई है और ये 6000 रुपए प्रति क्विंटल के दाम पर खरीदी जाएगी। वहीं सरसों राई की एमएसपी को भी बढ़ाकर 5450 रुपए कर दिया गया है, इसमें 400 रुपए की बढ़त की गई है। पहले सरसों राई को 5050 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा था, जबकि सूरजमुखी के दाम में 209 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़त दर्ज की गई है और ये 5650 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है, जो कि पहले 5441 रुपए प्रति क्विंटल थी। मोदी सरकार की घोषणाओं के बाद टिकैत और मलिक जैसे कथित किसानों के हिमायती लोग जो आंदोलन कर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे थे, अब पगले झांक रहे हैं, जबकि किसान खुश है कि एक बार फिर से मोदी सरकार ने उनके हित में बड़ा फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कानून से परे जाकर अपने कामों की वजह से उपराज्यपाल और सरकार के बीच उपजे विवादों का जो मॉडल दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिया, उसे केरल की वामपंथी सरकार ने बखूबी अपना लिया। शायद इसलिए केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और राज्य सरकार के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। केजरीवाल सरकार की तर्ज पर ही केरल सरकार के मंत्री भी राज्यपाल के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी पर उतर आए, लेकिन अब राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी सख्त तेवर दिखाते हुए मंत्रियों के ऐसे बयान देने के खिलाफ चेतावनी दे डाली है। साथ ही कहा कि उनके कार्यालय की गरिमा को कम करने वाले बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर जरूरी हुआ तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। केरल की सत्तारूढ़ एलडीएफ सरकार और राजभवन के बीच विभिन्न मुद्दों पर खींचतान चलती आ रही है। एलडीएफ ने राज्यपाल पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान के तहत उन्हें मंत्रियों को हटाने का कोई अधिकार नहीं है। केरल के महाधिवक्ता के गोपाल कृष्णन कुरूप ने कहा कि संविधान के प्रस्तावों के अनुसार राज्यपाल के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है, जिसके बाद अब राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने सख्त लहजे में वामपंथी मंत्रियों को चेतावनी दी है कि उनके ऐसे किसी भी बयान पर कार्रवाई की जाएगी जो उनके पद की गरिमा को कमतर करता हो। उन्होंने आगाह किया और कहा कि ऐसे बयान देने पर मंत्री को पद से हटाया भी जा सकता है। वामपंथी नेताओं और मंत्रियों की ओर से आलोचना के बाद राज्यपाल ने ट्विटर पर कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को उन्हें सलाह देने का पूरा अधिकार है, लेकिन किसी भी मंत्री के ऐसे बयान पर कार्रवाई की जा सकती है जो राज्यपाल की गरिमा को प्रभावित करने वाला हो। राजभवन के जनसंपर्क में अधिकारी ने ट्वीट में कहा, माननीय राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को सलाह देने का पूरा अधिकार है। मंत्रियों के ऐसे निजी बयान जिसमें राज्यपाल पद की प्रतिष्ठा कम होती हो, उन पर कार्रवाई की जा सकती है। वहीं इस पर सत्ताधारी पार्टी माकपा के राज्य सचिव वीएम गोविंदन ने कहा कि खान की चेतावनी से संविधान और संसदीय लोकतंत्र के प्रति उनकी अज्ञानता स्पष्ट होती है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को मंत्रियों के हटाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है या हटाया जाता है। उनका ट्वीट संविधान के मूल आधार पर हमला है और उनसे इसे वापस लेने का अनुरोध करता हूं। वहीं विपक्ष के नेता वीडी सतीसन ने कहा कि राज्य सरकार की किसी चूक के लिए मंत्रियों को हटाने का राज्यपाल के पास अधिकार नहीं है। राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच जारी विवाद एक मजाक है। बहरहाल राज्यपाल की चेतावनी के बाद केरल सरकार को समझ आया होगा कि संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ फालतू की बयानबाजी से बचना ही बेहतर विकल्प है। कांग्रेस बहुत जोर शोर से भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि देश की जनता का मूड राहुल गांधी बदल रहे हैं।
साथ ही कांग्रेस के सभी नेता ये बतला रहे हैं कि पार्टी के पहले गैर कांग्रेसी अध्यक्ष के लिए हो रहे चुनाव से भी आम जनता में बड़ा मैसेज जा रहा है। यही हाल केजरीवाल का भी है। वो भी लगातार दिल्ली से लेकर गुजरात और हिमाचल तक में माहौल बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। लेकिन इन सभी कवायदों का जमीन पर कितना असर हुआ है और राहुल गांधी ने जनता का मूड अपनी यात्रा से कितना बदला है, वो इससे जान लीजिए कि गोवा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साफ हो गई है। गोवा के जिला पंचायत उपचुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए तीनों जिला पंचायत सीटों पर जीत हासिल की है। दारवोलिम, रीस मगोस और कोलटालिम जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 16 अक्टूबर को उपचुनाव हुए थे। बीजेपी उम्मीदवार परेश नाइक ने दारवोलिम, संदीप काशीनाथ बंदोदकर ने रीस मगोस और बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार मर्सियाना मेंडेसीवाज ने कोलटालिम सीट पर कब्जा कर लिया है। कांग्रेस की इन चुनाव में इतनी बुरी हालत हुई कि उसे तीसरा या चौथा स्थान मिला है। गौरतलब है कि इस साल फरवरी में गोवा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए संबंधित जिला पंचायत सदस्यों को इस्तीफा देने के बाद से इन क्षेत्रों में सीटें खाली थीं, इसीलिए ये उपचुनाव कराए गए। आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि उत्तरी गोवा के रीस मगोस निर्वाचन क्षेत्र में बंदोदकर ने 5345 वोट हासिल किए, जबकि उनके मुकाबले में उतरे निर्दलीय उम्मीदवार साईनाथ बबलो कोरगांवकर को 1101 ही वोट मिले। इसके अलावा एक और निर्दलीय उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार प्रगति पेडनेकर केवल 509 मतों के साथ अंतिम स्थान पर रही। एक अधिकारी ने कहा कि बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार मर्सियाना वाज को कोलटालिम दक्षिण गोवा में 4453 मतों से जीत हासिल हुई, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार लेस्ली एग्नेलो गामा को 1511 मत मिले। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार वेलेट बारबोसा 1360 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रही। दक्षिणी गोवा के दारवोलिम में बीजेपी के परेश नाइक ने आम आदमी पार्टी के सिद्धेश संतोष भगत को हराकर 4080 वोट हासिल किए। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को 3374 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार लियोनसियो जर्वसियो फर्नांडीज 1089 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। वहीं इस जीत से गदगद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव में आम लोगों को पीएम मोदी की प्रगतिशील राजनीति में विश्वास करने के लिए भाजपा की जीत पर गोवा के लोगों को बधाई दी है और धन्यवाद कहा है। उन्होंने ट्वीट किया, मैं गोवा के लोगों को जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी को चुनने के लिए धन्यवाद देता हूं। देश भर के लोगों को माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बीजेपी की प्रगतिशील और विकासात्मक राजनीति में विश्वास है। इस जीत के लिए सीएम प्रमोद सावंत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सदानंद सेठ तानावड़े ने भी सभी को बधाई दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।